नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीचर भर्ती जूनियर एसएसटी की सीरीज चल रही है, तीसरी चल रही है और यह तीसरी संख्या 3 आप लोग के सामने है। ठीक है, तीसरी संख्या 3 बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी की सीरीज चल रही है और यह आप लोग देख सकते हैं 2500 प्रश्नों की 2500 प्रश्नों की सारगर्भित व्याख्या के साथ सीरीज रहेगी और प्लस आपकी एनसीईआरटी नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 6, 7, 8 का पूरा एनसीईआरटी नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ 2500 प्रश्नों की सारगर्भित सीरीज रहेगी बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के लिए। इसकी फीस जो है वह 399 रुपया, बहुत कम फीस रखी गई है, केवल 399 रुपया फीस है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए मित्रों, यह 399 रुपए की सीरीज है, 2500 प्रश्नों की शारीरिक व्याख्या के साथ सीरीज रहेगी और एनसीईआरटी पीपीटी नोट्स रहेगा कक्षा 6, 7, 8। ठीक है, देखिए एक और हमारा कोर्स है, वह है 1499 रुपए का। यह आपका इसमें टीजीटी पीजीटी नेट आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ जितनी भी टीजीटी पीजीटी नेट जूनियर जो भी कुछ रहेगा वो सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, जिसमें यह भी आपका रहेगा। तो जो भी लोग आप लोगों को उचित लगे आप वह कोर्स आप लोग ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 2500 प्रश्नों की सीरीज रहेगी और व्याख्या के साथ रहेगा और साथ ही साथ एनसीईआरटी का पीपीटी नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी संख्या 2 हम लोगों ने देख लिया था, अब हम तीसरी संख्या 3 देखेंगे। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, तीसरी संख्या 2 हम लोगों ने देख लिया था, अब तीसरी संख्या 3 आप लोग के सामने है। देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके रहेंगे और ऐसे ऐसे कम से कम 2500 प्रश्न रहेंगे, 2500 प्रश्न रहेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिशों द्वारा नरसंहार की घटना घटी। तो ब्रिटिशों द्वारा जलियांवाला बाग में नरसंहार की घटना क्यों घटी? अच्छा, जलियांवाला बाग का नाम जलियांवाला बाग क्यों है? दरअसल यह जो बाग था ना, बगीचा था, यहाँ पर लोग सभा किए हुए थे, यह जल्ली नामक एक सरदार था, उसी का यह बगीचा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जलियांवाला बाग। ठीक है, तो जलियांवाला बाग वाली घटना क्यों हुई थी, किस कारण हुई थी? दरअसल रॉलेट एक्ट के विरोध में यह सभा हो रही थी और उसी सभा पर जनरल डायर ने गोली चलाया। जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। लगभग 20 वर्ष बाद ऊधम सिंह बदला लेते हैं। तो यह क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी जिस पर गोली जनरल डायर ने चलवाया था। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को, यह तिथि जरूर ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों व 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी। दरअसल यह रॉलेट एक्ट का विरोध था और साथ ही साथ 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इसी की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रही थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां भी जा पहुंचे। ठीक है, प्रश्न 22 देखिएगा। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? मतलब भारत में डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का जो पहला प्रयास हुआ था किस कारण हुआ था? मार्लेमेंटो सुधार के कारण, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण, या साइमन कमीशन, या पहला गोल्डनी सम्मेलन? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। ये सुधार कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, उस समय मॉन्टेग्यू जो थे वह भारत सचिव थे। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। ठीक है, और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वायसराय। अच्छा, वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर होता है बताइएगा कमेंट करके, देखता हूँ कितने लोग जानते हैं। वायसराय कौन होते हैं, गवर्नर जनरल क्यों होते हैं, कौन होते हैं बताइएगा, क्योंकि 2 प्रकार के अंग्रेज अधिकारी चलन में थे। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे।
ठीक है। भारत मंत्री सचिव बोला या मंत्री बोला, तो भारत मंत्री लॉर्ड मांटेगू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवंबर 1917 में भारत मंत्री मांटेग्यू ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड और अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। ठीक है। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था बताइए? तो वी गेट्सफील्ड, सर जॉन साइमन, सर पैट्रिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं? तो सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस ने नेतृत्व किया था 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? पैट्रिक लॉरेंस ने। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था। ठीक है। वह 3 स्तरीय शिष्टमंडल था, मतलब 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है। और उस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? ब्रिटेन के। तो 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो उस समय भारत सचिव थे, वह भी आए थे। और उसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके अलावा एबी अलेक्जेंडर आए थे। एबी अलेक्जेंडर, इनका नाम कट गया है, इनका नाम है एबी अलेक्जेंडर। 3 लोग थे। प्रश्न 24 देखिएगा, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है? मतलब नई दिल्ली को किसने बसाया था, किसने रूपांकन किया था, उसका बसाया किसने था? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउशे, आर.एस. च्यूशोल्म, एच. इरविन, बी पता नहीं क्या। देखिए एडवर्ड लुटियंस जो है, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर की महती भूमिका थी नई दिल्ली को बसाने में। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सर एडविन लुटियंस 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्हें अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत शैली को कल्पना पूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने कई इंग्लिश भवन बनवाए थे। ये मुख्यतः इन्हें भारत की तत्कालीन राजधानी नई दिल्ली की अभिकल्पना के लिए जाना जाता है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? मतलब कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? ठीक है। तो न्यू इंडिया देखिए कॉमन, यह जो न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की है। ठीक है। लीडर किसकी है? महामना की है। महामना कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है। ठीक है। तो इसमें उदारवादियों की नीति का प्रचारक जो था वह लीडर पत्रिका, मदन मोहन मालवीय की पत्रिका। लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर अखबार का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों समाचार पत्र जो थे ना एनी बेसेंट द्वारा संपादित किए गए थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918, यंग इंडिया जो समाचार पत्र था 1918 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसका संपादन किया था। प्रश्न 26 देखिएगा, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक थे? मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन थे इनमें से? देखिए 4 ऑप्शन है। अमीर अली, बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अली खान या सर सैयद अहमद खान। तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के जो पथ प्रदर्शक थे ना वह सर सैयद अहमद खान थे। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार और उसके व्यापक अर्थ में करना है। मुस्लिम समाज के सुधार के लिए प्रयासरत सर सैयद अहमद खान ने 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की। सबसे पहले इन्होंने मदरसा की स्थापना कहाँ कब किया था? मुरादाबाद में किया था। ठीक है। यह उन शुरुआती धार्मिक स्कूलों में से था जहाँ वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जाती थी। प्रश्न 27 देखिएगा, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत था आमार सोनार बांग्ला। ठीक है। ये बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है।
और जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता हो रहा था, मतलब पाकिस्तान से अलग हो रहा था बांग्लादेश, तो यह अमार सोनार बांग्ला लोग गुनगुनाते थे। यह अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? रजनीकांत सेन ने, विजेंद्र लाल राय ने, मुकुंद दास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विकल्प डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। विकल्प डी। देखिए, अमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने का बंगाल या मेरे सोने जैसा बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह बंगाल या बांग्ला भाषा में है। गुरुदेव ने इसे बंग भंग के समय सन 1906 में लिखा था, जब मजहब के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। यह गीत बंगाल के एकीकरण के लिए माहौल बनाने के लिए लिखा गया था। ठीक है, 1906 में लिखा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको है? मतलब वह कौन सा वायसराय था या गवर्नर जनरल था जिसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया था? इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रश्न दो तरह से आ सकता है कि किसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकाफ को, और इसने ही 1936 में भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। देखिए, सर चार्ल्स मेटकाफ 1935 से 36 तक, यह 1 साल के लिए ही यह वायसराय थे। ठीक है, वायसराय कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय में यह अंतर होता है कि 1857 की क्रांति से पहले जो लोग थे वह गवर्नर जनरल थे, और क्रांति के बाद वायसराय पद दे दिया गया। ठीक है, तो ये क्या होंगे? गवर्नर जनरल होंगे। तो सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 में भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1 वर्ष तक भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया, और इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस होनहार व्यक्ति ने अपने अच्छे कार्यों से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी थी। प्रश्न 29 देखिएगा, स्वराज्य भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो यह कौन होंगे? ये तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, आपको पता है। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। दोनों लोगों का नाम ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी जो है आपका सही है। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 30 देखिएगा, प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बताएं कौन सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ना, अस्थायी बंदोबस्त के जनक थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आया था। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे सहायक संधि प्रणाली के जन्मदाता थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नहीं हुआ था। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां अधिवेशन। तो कौन सही जवाब, यह सम्मिलित कौन नहीं है? तो यही लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 और 18 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 6 के बीच में होता। हाँ, 1803 से 6 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल तो 1811 के बाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। हाँ, वेलेस्ली उस समय थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में 3 से 6 तक चला था। 1803 से 6 तक चला था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन कर लेने के उपरांत अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे होलकर और भोसले और महादजी सिंधिया को भी अपने अधीन कर सकें। तो 1803 से 6 के बीच में यह युद्ध हुआ था, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? महादजी सिंधिया और भोसले जो उस समय दक्षिण के बरार में थे, वो अपने अपने क्षेत्र में लौट जाने को कहा था।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को कुल मिलाकर 2500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी, व्याख्या के साथ आप लोगों को मिलेगी, इसी तरह की व्याख्या के साथ मिलेगी, 2500 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी का पीपीटी नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी फीस केवल 399 रुपया है। जो लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स लेंगे तो इसमें आप लोग को पूरा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट सबकी तैयारी कराई जाएगी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।